Hello friends, welcome to Study Khazana, and as we are doing chapter number security in the contemporary world, and today we're going to discuss the images and the question answers of this chapter. Okay, let's come to the image. सबसे पहली इमेज जो हम देख रहे हैं इसके अंदर we're going to see a bird, डव बोलते हैं जिसको सिंबल ऑफ पीस कहते हैं. ठीक है, सिंबल ऑफ पीस पे आप देख रहे हैं कि एक सोल्जर बैठा है और उसको कंट्रोल करने की कोशिश किया जा रहा है. ठीक है, हम ये चैप्टर सिक्योरिटी से रिलेटेड पढ़ रहे हैं और इस सिक्योरिटी चैप्टर में हमने बार बार इस चीज पे जो है डिस्कशन किया है कि सिक्योरिटी हम कैसे ला सकते हैं. ठीक है, नेगोशिएशन से, लड़ाई लड़के, या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग से, अलायंस बना के एंड सो ऑन. ठीक है, इस पिक्चर में बेसिकली ये बताया जा रहा है, ये डिपिक्ट किया जा रहा है कि अगर आप पीस लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इस सोल्जर से या मिलिट्री अग्रेशन से, सोल्जर्स मीन्स मिलिट्री अग्रेशन से इसको कंट्रोल तो कर सकते हैं, पर ज्यादा लंबे समय तक इसको जो है आप कंट्रोल में या स्टेबल नहीं रख सकते. ठीक है, तो बेसिकली ये बताया जा रहा है कि इफ यू वांट टू कंट्रोल अ पीस या इफ यू वांट टू मेंटेन अ पीस, तो इट इज नॉट पॉसिबल दैट थ्रू एग्रेशन, थ्रू मिलिट्री अटैक आप पीस मेंटेन कर पाएंगे. ठीक है, आप शॉर्ट टर्म के लिए तो लोगों को शांत कर लेंगे, मिलिट्री एग्रेशन से आप थोड़ी टाइम के लिए राइट्स को या डिसकंटेंट को सप्रेस तो कर लेंगे, पर लंबे समय तक आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. ठीक है, सो इसे बोला गया है कि हम नॉर्मली जो है हमने प्रीवियस चैप्टर्स में और इस चैप्टर्स में पीस कीपिंग फोर्स के बारे में पढ़ा. जैसे इंदिरा गांधी ने श्रीलंका में पीस कीपिंग फोर्स भेजी, इंडिया ने यूएन के कई प्रोजेक्ट्स में पीस कीपिंग फोर्स भेजी. तो क्या पीस कीपिंग फोर्स के अपने आप में एक जस्टिफाइड वर्ड है, एक ऐसी फोर्स, एक अग्रेशन जो शांति बनाने में मदद कर रही है? क्या आप डरा के किसी को शांत कर सकते? नहीं, आप दबा सकते हैं, सप्रेस कर सकते हैं, आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, बट आप उसको शांत नहीं कर सकते. ठीक है, तो पीस कीपिंग फोर्स पे क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या एक्चुअल में पीस कीपिंग फोर्स पीस ला पाती है? तो इसका जवाब यही होगा कि ठीक है, पीस आ तो जाएगा, बट दैट टू will not going to stay for a long period of time. वो एक छोटे समय की ही शांति होगी और डेफिनेटली वो दोबारा से वही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जिसके लिए आपने पीस कीपिंग फोर्स भेजी. ठीक है, उसके बाद ये छोटे सी पिक्चर है जो बेसिकली इकोनॉमी ऑफ वॉर की बात की जा रही है. एक एयरक्राफ्ट है जो पैसों या डॉलर से जो है बेसिकली ये या पैसे से जो है ये बेसिकली ढका हुआ है, जिसके अंदर बोला गया कि पैसा जो है कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्यूरिंग दी वॉर. ठीक है, as such it is not important from paper point of view, but still I have explained the concept. Then another picture you will see here you can see, आप इसके अंदर देख पा रहे हैं कि सुपर पावर्स जो हैं दे आर सिटिंग इन अ न्यूक्लियर क्लब. ठीक है, न्यूक्लियर क्लब में बैठी हैं और दे आर सिटिंग ऑन द सोफास. Yes, they are sitting on the sofas and they are having their cigars. फिर एकदम से आप देखते हैं कि छोटी कंट्रीज, ये इसमें मेरे से ईरान लिखा है. ठीक है, ये छोटी कंट्रीज जो है इस न्यूक्लियर मेंबर क्लब में आ गई हैं एंड दे आर लाइटिंग देयर सिगार. तो इसमें क्या लिखा है? हाउ डू द बिग पावर्स रिएक्ट व्हेन न्यू कंट्रीज क्लेम देयर न्यूक्लियर स्टेटस? On what basis can we say that some countries can be trusted with nuclear powers while other can't be? जैसे ही इसमें हमने कई एग्जाम्पल देखे हैं कि जितनी भी न्यूक्लियर पावर कंट्रीज हैं, जब भी किसी दूसरी कंट्री को आगे बढ़ते हुए देखती हैं तो डेफिनेटली या तो उस पर कोई एग्रीमेंट या तो उसके ऊपर कोई कंसेशन या उसके ऊपर अटैक कर देती हैं इस डर से या ये रीजन दिखा के कि भाई ये जो है थ्रेट है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहे हैं तो हो सकता है ये वॉर करें एंड ये पीस मेंटेन करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं. तो ये न्यूक्लियर पावर क्लब है जिसके अंदर ये सारे मेन मेंबर्स हैं और जब न्यू मेंबर्स उसमें एंटर करते हैं तो उनको बड़ा एतराज होता है मेंबर्स को, बिग मेंबर्स को. दे ऑलवेज क्रिएट अ प्रॉब्लम, उनके ऊपर कंसेशंस लगाते हैं जैसे CTBT, NPT, बहुत सारे जो इन्होंने ट्रीटीज बनाई हैं इस तरीके की छोटी कंट्रीज को रोकने के लिए ताकि वो न्यूक्लियर वेपन्स ना बना सके. लेकिन ये जस्टिफाइड है? नहीं. अगर आप खुद उस न्यूक्लियर पावर से अटेंड हैं तो आप किसी दूसरी कंट्री को नहीं रोक सकते. और ये बोलना कि भाई मैंने बनाई है आप नहीं बना सकते, इट इज नॉट जस्टिफाइड इन टुडेज वर्ल्ड सिनारियो. ओके,
उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर जो है वो क्या बता रही है, नेक्स्ट इमेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस ये जो पिक्चर है ये बेसिकली जो है न्यू थ्रेड्स को, न्यू सोर्सेस ऑफ थ्रेड्स को बता रही है। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ठीक है, जहां हमें डर होता था बॉम्ब से, जहां हमें डर होता था बुलेट से, लेकिन अब जो वेपन्स आ गए वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन आ गए, जिसके अंदर बायोलॉजिकल वॉरफेयर जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसके अंदर जो है कह लीजिए गार्बेज में से वायरस निकाले जा रहे हैं। मतलब वायरस डिस्ट्रक्शन जो है, जो एपिडेमिक है, जो हेल्थ एपिडेमिक है, वो बहुत ज्यादा एग्रेशन हो गया। मतलब ये बोला जा रहा है कि नए तरीके जो लड़ाई के हैं वो यहां से निकल रहे हैं, वो कूड़ेदान से निकल रहे हैं, वो गार्बेज से निकल रहे हैं। वेरियस जैसे इबोला वायरस हो गया, या HIV एड्स हो गया, या काउ मैड डिसीज हो गई, हेंटा वायरस हो गए। ये ऐसे वायरस था कि कई बार इन वायरस को इकट्ठा करके जो है दूसरों पे जो इंजेक्ट कर दिया जाता है, या उन पे इंटेंशनली उनको जो है इनहेल करा दिया जाता है, ताकि जो है वो बड़ी आसानी से जो है मर जाए या आपके रास्ते से हट जाए। ठीक है, तो बेसिकली जहां हमारे जो पुराने वेपन्स जो थे वो एटम बम्स हो गए, या बुलेट्स हो गए, या गन्स हो गए, लेकिन अब जो वेपन्स आ गए हैं वो डेफिनेटली हमारी सोच के बाहर है कि वो कहां से आ रहे हैं, उनका क्या सोर्स है। वो बेसिकली दे आर कमिंग फ्रॉम द गार्बेजेस, दे आर बेसिकली कमिंग फ्रॉम दी बहुत ही लोअर लेवल से जो है ये वेपन्स बनाए जा रहे हैं, ताकि लोग बचने का उनको टाइम ही ना मिले और बहुत भारी मात्रा में जो है जेनोसाइड हो सके। ठीक है, तो दीज आर द न्यू वेपन्स, नए तरीके के वेपन्स हैं जो गार्बेज से, गंदगी से निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट इमेज है, नेक्स्ट इमेज जो है क्या दिखा रही है, नेक्स्ट इमेज जो है दोबारा से ट्रेडिशनल थ्रेड के बारे में बताने की कोशिश कर रही है। अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे तो इसमें क्या दिख रहा है कि मिलिट्री जो है एक बहुत भारी अमाउंट सिर्फ मिलिट्री एक्सपेंशन, कंट्री जो है मिलिट्री एक्सपेंशन के लिए बहुत भारी अमाउंट जो है इराक वॉर हो गया, या जो है डिफेंस डिपार्टमेंट हो गया, या होमलैंड सिक्योरिटी हो गया, या अफगान वॉर हो गया, उसके लिए एक बहुत भारी अमाउंट पैसा लगा रही है, जिससे जो है वो बहुत ऊंची हो गई है। और कॉमन पीपल जो है, जो कॉमन लोगों की जो बेसिक नीड है वो उसके अंदर इग्नोर हो रही है। मतलब मिलिट्री एक्सपेंशन, ट्रेडिशनल थ्रेट से बचने के लिए जो मिलिट्री एक्सपेंशन की जा रही है, जो उसमें पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, वो इतना ज्यादा हो गया है कि जिसकी वजह से जो लोगों की बेसिक नीड्स हैं, जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस की जो बेसिक नीड्स हैं, वो पूरी नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो ये इसमें डिपिक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि कैन वी हैव अ फ्यू $million फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ पीस। मतलब आप शांति बनाने के लिए इतना ज्यादा जो है पैसा लगा रहे हैं, पर शांति बनाए रखने के लिए आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप उसके अंदर कुछ प्रोजेक्ट शुरू कर सके या अवेयरनेस शुरू कर सकें। तो ये बेसिकली जो है एक सरकाजम किया गया है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के ऊपर कि उसके बचने के लिए आप कितना पैसा लगा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है बाकी चीजें जो है वो इग्नोर हो रही हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट जो कार्टून है, जो नेक्स्ट इमेज है वो आपको ह्यूमन राइट्स के ऊपर ये दिख रही है। ये इमेज क्या है, जैसे कि ये डेफिनेटली एक फॉरेन कंट्री की पिक्चर दिख रही है, जिसके अंदर पीपल आर वेरी हैप्पी एंड दे आर वॉकिंग फ्रॉम लाइक बाय लेन्स, वहां से निकल रहे हैं, और वहां पे लोग जो है पीपल आर लीस्ट बॉदर कि यहाँ पे जो लेडी लेटी है, जिसके पास डेफिनेटली उसको देख के लग रहा है कि उसके पास बेसिक रिसोर्स नहीं है, उसको नो वन इज बॉदरिंग, सब उसके पास से निकल रहे हैं और जो उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो सो कॉल्ड जहाँ वर्ल्ड जो इतना ज्यादा डेवलप्ड हो रहा है, इतनी फास्टेस्ट इकोनॉमी सामने आ गई है, अभी भी वहां पे जो ह्यूमन राइट्स का जो कंसेप्ट है वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है और इसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई डेवलप्ड कंट्रीज में भी जो ह्यूमन राइट्स जो है वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। ठीक है, और कई बार लोग चाहते हुए भी उसको देखना नहीं चाहते या उसको इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो इमेज है, नेक्स्ट इमेज क्या बता रही है, नेक्स्ट इमेज इज टेलिंग यू फाइन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इमेज है, जिसमें क्या लिखा है, इसमें क्या दिखा रहा है, एक रोप है जिसके ऊपर ये अर्थ है, ये अर्थ है बेसिकली जो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है।
ये अर्थ है जो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है और कोशिश कर रही है कि मैं कहीं गिर ना जाऊं। अगर मैं नीचे गिरता हूं, अगर मैं ऊपर जाता हूं या आगे जाता हूं तो एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है, यानी कि अगर मैं यहां गिरता हूं तो टेररिज्म, वहां गिरता हूं तो नेचुरल डिजास्टर। यानी कि जो अर्थ की सिचुएशन है वो इतनी ज्यादा वर्नरेबल हो चुकी है, इतनी ज्यादा सेंसिटिव हो चुकी है कि कहीं भी अगर कोई भी मिस्टेक होती है या कोई भी फर्दर स्टेप लिया जाता है, या तो वो टेररिस्ट के अटैक में आ जाएगा, अगर टेररिस्ट से बच जाता है या वॉर से बच जाता है तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो नेचुरल डिजास्टर है वो इसको नहीं छोड़ेंगे। तो वर्ल्ड की जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गई है और इट्स अ राइट टाइम, ये बहुत ही हाई टाइम है या राइट टाइम है, वी शुड वर्क ऑन दैट। अदरवाइज इन फ्यूचर जो ह्यूमैनिटी एग्जिस्टेंस है वो बिल्कुल क्वेश्चनेबल हो जाएगी, उसका सर्वाइवल जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक दैट इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर्स। नाउ विल गोइंग टू डिस्कस दी एनसीईआरटी क्वेश्चन। ये चैप्टर इतना मुश्किल नहीं है, आई बिलीव जब आप एक बार एनसीईआरटी रीड करेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और हमें बेसिकली इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट का है, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रैटेजीज क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर में से बेसिकली 4-5 लॉन्ग क्वेश्चन ही निकलेंगे और एक बार अगर आप रीड करेंगे तो डेफिनेटली आप इसको बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहला क्वेश्चन जो हर बार आप हर चैप्टर में देखते हैं, दैट इज मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है जो बोर्ड पेपर में आता ही आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मैच द टर्म्स विद देयर मीनिंग। ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स क्यों लिए जाएंगे? ठीक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर? अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन। आप किसी के साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग क्यों करेंगे? ताकि वो आपकी मदद करें, ठीक है, ताकि आपको जो है वो डेवलप करे, आपको इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली हेल्प करे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। तो ये आई थिंक मेरे ख्याल से ये फर्स्ट होगा। अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन ऑन डिफेंस मैटर्स बिटवीन नेशंस ऑन अ रेगुलर बेसिस। मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में आप क्या क्या कर सकते हैं? आप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं ऑन रेगुलर बेसिस बिटवीन टू कंट्रीज। उसके बाद सेकेंड है आर्म कंट्रोल, यानी कि आर्म कंट्रोल क्यों किया जाएगा? आर्म कंट्रोल बेसिकली क्यों किया जाएगा? रेगुलेट द एक्विजिशन और डेवलपमेंट ऑफ द वेपन्स। मतलब ये है कि आप वेपन्स को क्यों कंट्रोल करेंगे? ताकि जो है फर्दर जो है इसमें एक्सपेंशन ना हो सके और जो है लड़ाई या जो है वॉर लाइक सिचुएशन ना हो सके। ठीक है, तो दिस कैन बी द सेकेंड आंसर। उसके बाद अलायंस, अलायंस आप क्यों बनाएंगे? किसी के साथ भी अलायंस आप क्यों बनाएंगे? अ कोलिशन ऑफ नेशन मीन टू डिटर और डिफेंड। मतलब या तो उससे बचना और या अपने आप को बचाना अगेंस्ट द मिलिट्री अटैक। मतलब आप लड़ाई से बचने के लिए अलायंस बनाएंगे। तो दिस इज द आंसर 3। उसके बाद डेफिनेटली डिसआर्मामेंट की बात की जा रही है, यानी कि गिविंग अप, यानी कि जो भी आपके पास आर्म है उसको विड्रॉ कर देना कि ठीक है, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू ओन दिस वेपन। डिसआर्मामेंट मीन्स गिविंग अप सर्टेन टाइप्स ऑफ वेपन्स। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पर आएंगे। उसे बोला गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग वुड यू कंसिडर एज अ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कंसर्न और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कंसर्न और नॉट अ थ्रेट। इसमें जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आप कितनों को ट्रेडिशनल थ्रेट मानेंगे, कितनों को नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट मानेंगे और कितनों को आप थ्रेट ही नहीं मानेंगे, ये बेसिकली इसमें पूछा गया। ठीक है, सबसे पहले बोला गया स्प्रेड ऑफ चिकनगुनिया डेंगू फीवर, तो डेफिनेटली ये नॉन ट्रेडिशनल होगा। उसके बाद इनफ्लो ऑफ वर्कर्स फ्रॉम अ नेबरिंग नेशन, यानी कि माइग्रेशन की प्रॉब्लम हो गई, ये भी नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट हो गया। उसके बाद इससे बोला गया इमरजेंस ऑफ ग्रुप डिमांडिंग नेशनहुड ऑफ देयर रीजन, बेसिकली इंटरनल थ्रेट है। ठीक है, तो ये भी जो है आपका जो है नॉन ट्रेडिशनल के अंदर बेसिकली आएगा। ठीक है, उसके बाद डी बोला गया है इमरजेंस ऑफ ग्रुप डिमांडिंग ऑटोनॉमी ऑफ देयर रीजन, यानी कि इंडिपेंडेंस की बात की जा रही है। तो ये जो है बेसिकली आपका जो है ट्रेडिशनल थ्रेट के अंदर
CD emergence of a group demanding autonomy of their region, मतलब चाहते हैं कि आपका जो एरिया है उसमें आपको इंडिपेंडेंस मिल जाए, तो डेफिनेटली ये भी जो है आपका जो है नॉन ट्रेडिशनल के अंदर ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट इसमें बोला गया है अ न्यूज़पेपर दैट इज क्रिटिकल ऑफ अ आर्म फोर्स इन अ कंट्री, मतलब एक न्यूज़पेपर जो है अपनी एक राय पेश कर रहा है कि भाई जो आर्म फोर्सेस है उनकी प्रेजेंस से जो है दिक्कत हो सकती है। तो एक एक्सप्रेशन देना, इट इज नॉट अ ट्रेडिशनल और अ नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट, ये किसी भी तरीके का थ्रेट हो ही नहीं सकता। तो बेसिकली इट इज नॉट अ थ्रेट। ठीक है, नाउ कम टू दी नेक्स्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, what is the difference between the traditional and non traditional security। ये हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी क्या होती है। ट्रेडिशनल के अंदर हमने दो तरीके के थ्रेट्स पढ़े थे, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल के अंदर हमने पढ़ा था बेसिकली जो आउटसाइड एग्रेशन हो गया। इंटरनल के अंदर हमने पढ़ा था सिविल वॉर हो गया, सेपरेटिस्ट मूवमेंट हो गया। और उसके बाद नॉन ट्रेडिशनल में हमने पढ़ा था, बेसिकली हमने नॉन ट्रेडिशनल के अंदर ह्यूमन सिक्योरिटी और ग्लोबल सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा था। और उसके बाद यही से बताया गया है कि ट्रेडिशनल जो है, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी जो है नेशन की बात करता है, लेकिन जो नॉन ट्रेडिशनल है वो कलेक्टिव और इंडिविजुअल और सिटीजन की बात करता है। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी जहां बॉर्डर सिक्योर करने की बात करता है, जो नॉन ट्रेडिशनल है वो ह्यूमैनिटी सिक्योर करने की बात करता है। ठीक है, और हम ये भी कह सकते हैं कि जो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स है उनकी प्रेजेंस जो है आज के टाइम पे ज्यादा बढ़ गई है एज कम्पेयर टू दी ट्रेडिशनल थ्रेट। ठीक है, उसके बाद आफ्टर क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द डिफरेंस इन द थ्रेट ऑफ पीपल इन द थर्ड वर्ल्ड फेज दोज लिविंग इन द फर्स्ट वर्ल्ड फेज। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वो कंपेरेटिवली फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के कंपैरिजन में किस तरीके के थ्रेट फेस कर रही हैं। अगर हम बात करें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की, तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को ट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल दोनों तरीके के थ्रेट हैं। ट्रेडिशनल यानी कि आउटसाइड एग्रेशन, कोई भी नेबरिंग कंट्रीज उन पे अटैक कर सकते हैं। जैसे इंडिया की बात करें, इंडिया इज थर्ड वर्ल्ड कंट्री और इनको बहुत ज्यादा थ्रेट है इस चीज का कि कब नेबरिंग कंट्री चाइना या पाकिस्तान जो है उन पे अटैक कर सकती है। ठीक है, उसके बाद इंटरनल थ्रेट भी है, सेपरेटिज्म मूवमेंट भी साथ साथ चलता है। ऐसी बहुत सी स्टेट्स हैं जो अलग होना चाहती हैं, सेपरेट स्टेटहुड की बात करती हैं। बिटवीन ट्राइब्स देयर इज अ प्रॉब्लम, बिटवीन कम्युनिटीज देयर इज अ प्रॉब्लम, नक्सलाइट मूवमेंट है। ठीक है, तो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वो ट्रेडिशनल के साथ साथ ट्रेडिशनल थ्रेट तो फेस कर ही रही हैं, साथ ही साथ नॉन ट्रेडिशनल भी फेस कर रही हैं। पॉवर्टी है, ठीक है, उसमें माइग्रेशन की दिक्कत है, बांग्लादेश की साइड से माइग्रेशन की दिक्कत है, चाइना की साइड से, पाकिस्तान की साइड से माइग्रेशन की दिक्कत है, ग्लोबल पॉवर्टी है, गरीबी का लेवल बहुत ज्यादा है, ह्यूमन राइट्स एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, एपिडेमिक फेस कर रहे हैं। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो है वो ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल दोनों थ्रेट फेस कर रही हैं। लेकिन अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज की बात करें तो वो बेसिकली सिर्फ ट्रेडिशनल थ्रेट, मतलब उनको सिर्फ ये है कि कोई बाहर से मतलब आउटसाइड अटैक ना हो जाए। अदरवाइज अगर हम इंटरनल जो है थ्रेट की बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा सेटल्ड है। न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट जो है वो भी कंट्रोल्ड है। इतनी आसानी से जो है कोई टेररिस्ट अटैक जो है नहीं होता या कोई भी जो है अदर सोर्स नहीं हो पाते, बिकॉज दे आर इकोनॉमिकली वेरी साउंड, पॉपुलेशन कंट्रोल है, रिसोर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर ग्लोबल पॉवर्टी की बात करें या ह्यूमन राइट्स की बात करें तो इतनी दिक्कत कंपैरेटिवली फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में नहीं है अगर हम कंपेयर करें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को इसके साथ। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इज टेररिज्म और ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट? एक वर्ड का आंसर है नॉन ट्रेडिशनल। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द चॉइसेस अवेलेबल टू अ स्टेट व्हेन इट्स सिक्योरिटी इज थ्रेटेंड अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव? ये हमने पढ़ा था कि अगर ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट के हिसाब से देखें और किसी कंट्री को थ्रेट है किसी कंट्री से, तो वो अपने आप को बचाने के लिए क्या करेगी? तो हमने पढ़ा था या तो वो उससे अपने आप को बैलेंस ऑफ पावर करेगी, अपने आप को इतना पावरफुल कर लेगी कि सामने वाला उस पर अटैक ही ना कर पाए, डिटेर करेगी, अपने आप को बचाने की कोशिश करेगी किसी भी तरीके से, या अपने मिलिट्री जो अपग्रेडेशन है
वो बहुत ज्यादा बढ़ाएगी, या जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू जो है नेगोशिएशंस पर आएगी, अपने आप को बचाने की कोशिश करेगी, ठीक है। या तो डिटर करेगी, या बैलेंस करेगी, या वो सरेंडर करेगी, या वो लड़ाई लड़ेगी। 4 ऑप्शन है उसके पास, या तो लड़ाई लड़नी है, या उसके साथ सरेंडर करना है, या बैलेंस ऑफ पावर करना है, या डिफेंड करना है, या अपने आप को बचाना है, किसी भी तरह अपने आप को बचाना है, किसी भी तरीके से मिलिट्री अटैक से बचना है। तो ये बेसिकली 4 सिचुएशन होती है, 4 ऑप्शंस होते हैं हर कंट्री के पास, अगर हम ट्रेडिशनल थ्रेट की बात करें अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है। इसको आप इलैबोरेट कर सकते हैं इन योर लैंग्वेज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहे हैं, What is the balance of power? How could a state achieve this? Balance of power यानी कि जब आपको पता है बेसिकली जो थ्रेट है या जो लड़ाई का जो लड़ाई की जो पॉसिबिलिटी हो सकती है वो 2 कंट्रीज के बीच में या 3 कंट्रीज के बीच में हो सकती है, ठीक है। अब एक कंट्री दूसरी कंट्री पे क्यों अटैक करेगी? बहुत सी सिचुएशन हो सकती हैं कि भाई आपको लग रहा है कि वो कंट्री वीक है, या उस कंट्री की पॉलिसीज आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, या वो कंट्री आपकी सॉवरेनिटी में इंटरफेयर कर रही है, या आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है जिसको सप्रेस करना बहुत जरूरी है। इस केस में आप जो है अटैक करते हैं दूसरी कंट्री पे। लेकिन वो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि बैलेंस ऑफ पावर क्या है। जब आपको पता है कि ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी सामने वाली कंट्री से हो सकती है, या ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सामने वाली कंट्री आप पे अटैक कर सकती है, तो आज के सिनेरियो में वॉर को अवॉइड करने के लिए हम लोग बैलेंस ऑफ पावर पे ज्यादा ध्यान देते हैं। बैलेंस ऑफ पावर मतलब क्या? बैलेंस ऑफ पावर यानी कि जब आपको पता है कि सामने वाली कंट्री के पास इतनी पावर है, तो उतनी ही पावर आप अपने पास कंपेन करेंगे, उतनी ही स्ट्रेंथ आप अपने पास भी रखेंगे, ताकि अगर कोई भी सिचुएशन आती है अटैक की, तो उसी पावर से आप उसके ऊपर अटैक कर सकें। बैलेंस ऑफ पावर यानी कि अपने आप को उतना ही डेवलप कर लेना, उतना ही अप टू डेट कर लेना जितने की सामने वाली कंट्री है, बैलेंस कर देना, ताकि जो है सिचुएशन बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन में ऐसी कोई कंडीशन आए कि वॉर हुए। क्योंकि अगर वॉर होती है तो जो डिस्ट्रक्शन होगा, जो नुकसान होगा, वो दोनों का बराबर ही होगा। तो बैलेंस ऑफ पावर के अंदर हम कोई कोलिशन, कोई जो है डिटर या डिफेंड नहीं करते, हम बेसिकली अपने आप को भी उतना ही स्ट्रांग बना लेते हैं कि सामने वाली कंट्री अटैक करने से पहले सोचेगी कि भाई अगर अटैक किया तो मेरा भी उतना ही नुकसान होगा। अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हाउ कुड अ स्टेट अचीव दिस? कैसे अचीव करेगी? ऑब्वियसली मिलिट्री वाइज अपने आप को स्ट्रांग करेगी, इंटरनेशनल लेवल पे अपनी आइडेंटिटी, अपनी प्रेजेंस स्ट्रांग करेगी, और अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लेगी ताकि जो है इंटरनेशनली और नेशनली और इंटरनेशनली कोई भी लूप होल सामने वाली कंट्री को ना मिले, ताकि वो आप पे अटैक कर सके, ठीक है। पर बेसिकली अगर आपको अचीव करना है ये स्टेट, तो आपको मिलिट्री वाइज अपने आप को स्ट्रांग करना ही पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है What are the objective of military alliances? Give an example of functioning military alliances with a specific objective. ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। मिलिट्री अलायंसेस हम क्यों बनाते हैं? मिलिट्री अलायंसेस बेसिकली हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम और स्ट्रांग हो सकें, ताकि हम जो है इकोनॉमिक सपोर्ट ले सकें, ताकि हमें मॉरल सपोर्ट मिले। और सपोजिंगली आपको किसी कंट्री पे अटैक करना है, तो आपका अगर कोई मिलिट्री अलायंस उस कंट्री का नेबर होगा तो आप वहां से स्पाई भी कर पाएंगे, आप जो है मिलिट्री वाइज स्ट्रांग हो सकते हैं, आप जो है आपकी वर्ल्ड सिनेरियो में आपकी जो आइडेंटिटी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी, मेजोरिटी आपके साथ होगी, आप स्पाई मिलिट्री बेसिस बना सकते हैं, जहां जहां भी आपका अलायंस होगा वहां वहां आप मिलिट्री बेस बना सकते हैं, आप चारों दिशाओं से अपनी एनिमी पर अटैक कर सकते हैं, ठीक है। उससे आपकी जो पोजीशन है, मिलिट्री अलायंस होगी, अगर आपकी स्ट्रांग कंट्रीज के साथ मिलिट्री अलायंस होगी तो डेफिनेटली आपकी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में पोजीशन भी स्ट्रांग होगी। आप मिलिट्री अलायंस की मदद से उनके मिलिट्री रिसोर्सेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एयरक्राफ्ट शेयर कर सकते हैं, आप सी जो आपकी नेवी के जो टेक्नोलॉजी है वो शेयर कर सकते हैं, एयरफोर्स शेयर कर सकते हैं। तो बेसिकली मिलिट्री अलायंस है, आप कितनी भी स्ट्रांग है आज के टाइम पे, पर एक स्मार्ट जो स्ट्रैटेजी है जो हर स्टेट अपनाता है वो है मिलिट्री अलायंसेस। जैसे कि कोल्ड वॉर के टाइम पे
अमेरिका ने नाटो नाम का नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, एक मिलिट्री अलायंस बनाई थी अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए, ताकि जो है अगर सामने वाली कंट्री हम पे अटैक करती है तो हम एक ग्रुप के साथ जो है एक स्ट्रेंथ के साथ अपनी एनिमी पे अटैक कर सके। क्योंकि चाहे आप कितने भी स्ट्रांग है, एट द टाइम ऑफ वॉर यू नीड रिसोर्सेज, चाहे पैसा हो, चाहे सोल्जर हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे वेपन्स हो। तो मिलिट्री अलायंस बनाना आज के टाइम पे बहुत जरूरी है। तो जब नाटो बना था तो इन रिस्पॉन्स यूएसएसआर ने भी वॉर्सो बना लिया था ताकि वो नाटो को काउंटर कर सके। ठीक है, तो दीज आर द एग्जाम्पल। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? रैपिड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज कॉजिंग सीरियस थ्रेट टू सिक्योरिटी। डेफिनेटली अब हमने पढ़ा था कि जो ग्लोबल हमारा जो एनवायरमेंट है वो बहुत ज्यादा डिटोरिएट हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से जितने भी हमारे आइलैंड है, जैसे मालदीव्स की बात की जा रही है, दे आर सबमर्जिंग, वो सबमर्ज हो रहे हैं। ठीक है, और एंटार्क्टिका की भी बात करें या पोलर रीजन्स की बात करें, वहां पे जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं। अब ग्लेशियर्स जब मेल्ट होंगे तो डेफिनेटली जो पानी का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है और फ्लड की सिचुएशन, साइक्लोन की सिचुएशन बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो डेफिनेटली जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, चलिए हम ग्लोबल वार्मिंग में अगर हम वाटर सी लेवल बढ़ रहा है उसकी बात करें, उसके बाद जो अर्थक्वेक का लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, उसके बाद जो पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन जो है, जैसे दिल्ली की बात करें तो बोला जाता है कि एयर पॉल्यूशन इतना ज्यादा है कि हर लोग कुछ ना कुछ 8 से 9 लोग मरते हैं बिकॉज ऑफ दिस टॉक्सिक एयर। इस जहरीली हवा को इनहेल करने की वजह से जो हमारा जो हेल्थ का लेवल है वो दिल्ली जैसे शहरों में जहां पे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है या पॉपुलेशन है, डिटोरिएट होता जा रहा है। ठीक है, और डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? यस, वी आर टोटली एग्रीइंग कि जो रैपिड एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है, एक्सेसिव माइनिंग हो रही है, एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स हो गया, एक्सेसिव अर्थक्वेक हो गया, साइक्लोन्स हो गया। तो डेफिनेटली हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो ह्यूमन है और जो हमारी जो सिविलाइजेशन है हमारी, वो बहुत ज्यादा डिटोरिएट हो रही है। ठीक है, और इसके लिए हमने स्टेप्स भी लिए, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर इंडिया ने साइन किया है और एजेंडा 21 है, रियो डी जेनेरियो समिट, ये कुछ 3 समिट है जो आप हमेशा जो है एनवायरमेंट रिलेटेड मेजर्स में डाल सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर इंडिया ने भी साइन किया था और 190 के करीब कंट्रीज थे जिन्होंने इस प्रोटोकॉल को साइन किया था और ये बोला था कि गोइंग टू टेक अ मेजर टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एनवायरमेंट। फाइन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि न्यूक्लियर वेपन्स एज डेटरेंस और डिफेंस हैव लिमिटेड यूसेज अगेंस्ट कंटेम सिक्योरिटी थ्रेट्स टू स्टेट्स। वो ये कह रहा है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो हमने एज अ डिफेंस के लिए इस्तेमाल बनाने शुरू किए थे, उनका कंटेम्पररी सिक्योरिटी थ्रेट से कोई लेना देना नहीं। मतलब अगर हम न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल करते हैं तो वो कंटेम्पररी थ्रेट को रोक नहीं पाएंगे। सबसे पहले तो ये समझना है कि कंटेम्पररी सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं क्या। कंटेम्पररी सिक्योरिटी थ्रेट्स के अंदर नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट आते हैं और न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट्स आते हैं, जैसे कि ग्लोबल पॉवर्टी हो गया, जैसे कि हेल्थ एपिडेमिक हो गया, जैसे कि ह्यूमन राइट्स हो गया। तो अगर हम ह्यूमन राइट्स से लड़ रहे हैं, अगर हम हंगर से लड़ रहे हैं, स्टारवेशन से लड़ रहे हैं, तो उसके अंदर न्यूक्लियर वेपन्स क्या करेंगे। अगर हम किसी को जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने की बात कर रहे हैं या हम जो है ग्लोबल वार्मिंग की अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके अंदर न्यूक्लियर वेपन्स का क्या रोल होगा। तो यस, ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से ठीक है कि जो सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कंटेम्पररी सिक्योरिटी थ्रेट है क्या। कंटेम्पररी सिक्योरिटी थ्रेट में आपकी ग्लोबल सिक्योरिटी हो गई, ह्यूमन सिक्योरिटी हो गई, ग्लोबल पॉवर्टी हो गई, माइग्रेशन हो गया, हेल्थ एपिडेमिक हो गया। ये सब चीजें बिल्कुल भी न्यूक्लियर वेपन से ट्रीट नहीं हो सकती। उसके लिए हमें एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग अलायंसेस, प्रोजेक्ट्स, ट्रीटी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कोलैबोरेटेड प्रोजेक्ट्स तैयार करने होंगे जो इनके ऊपर काम करें। तो इन प्रॉब्लम्स को, कंटेम्पररी सिक्योरिटी थ्रेट्स को टैकल करने के लिए कहीं पे भी न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं हो सकता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, बोला गया है लुकिंग एट द इंडियन सिनेरियो व्हाट टाइप ऑफ सिक्योरिटी हैज बीन गिवन प्रायोरिटी इन इंडिया, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल।
ओके, व्हाट एग्जाम्पल कुड यू साइट टू सब्सटेंटिएट द आर्ग्यूमेंट? इंडिया का प्रेजेंट सिनेरियो देखते हुए आपको क्या लगता है कि किस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल? मेरे हिसाब से ट्रेडिशनल के साथ साथ नॉन ट्रेडिशनल पे भी हमें उतना ही काम करना है जितना हमें ट्रेडिशनल पर काम करना है। लेकिन पिछले कई सालों में हमने अपने आप को ट्रेडिशनली तो बहुत स्ट्रांग किया है। मिलिट्री एक्सपेंशन हुआ है, न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट हुई है, सबमरीन्स हो गए या एयरक्राफ्ट्स हो गए, तो हमने उस चीज में तो अपने आप को बहुत ज्यादा सब्सटेंटिएट किया है, अपने आप को स्ट्रांग किया है। पर नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट भी हमारी कंट्री में एज पर ईयर बढ़ते जा रहे हैं। पॉपुलेशन की बात करें, पॉवर्टी की बात करें, ह्यूमन राइट्स के एक्सप्लॉयटेशन की बात करें, माइग्रेशन की बात करें, सेपरेटिज्म मूवमेंट हो गया, रीजनल एस्पायरेशंस हो गए, ये बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही। तो मेरे हिसाब से दोनों ही चीज को प्रायोरिटी और बैलेंस रख के टैकल करना चाहिए। पर अभी तक की अगर हम बात करें तो हम ट्रेडिशनल के लिए फिर भी हमने काम किया है, पर नॉन ट्रेडिशनल के लिए एज सच हमने कोई इफेक्टिव मेजर नहीं लिए। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम इस समय एक सिनेरियो की बात करें तो इंडिया को प्रायोरिटी नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स को भी देनी चाहिए, क्योंकि वो भी जो है टाइम टू टाइम बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और विजिबल होते जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है रीड द कार्टून बिलो, राइट अ शॉर्ट नोट इन फेवर और अगेंस्ट द कनेक्शन बिटवीन द वॉर एंड टेररिज्म डिपेक्टेड इन द कार्टून। अब इसमें हम देखेंगे कि एक ये पिग है और उसके जो है बच्चे हैं। ठीक है, जो बड़ा जो एनिमल है उसको वॉर बोला गया और जो बच्चे हैं उनको टेररिज्म बोला गया। ठीक है, अब पहले फेवर में हम ये कहेंगे कि जो टेररिज्म ही है, टेररिज्म जो है उसकी वजह से, मतलब इसके अंदर हम ऐसे रिलेशन बताएंगे कि टेररिज्म की वजह से जो है वॉर जो है एग्रीवेट होती है। जैसे हम इंडिया और पाकिस्तान का एग्जांपल ले सकते हैं। हमको बार बार ये प्रॉब्लम फेस होती है, टेररिज्म अटैक होता है पाकिस्तान की तरफ से, जिसके अंदर हमारे, जैसे अगर हम ताज अटैक की बात करें या हम पार्लियामेंट अटैक की बात करें, तो कई बार जो है टेररिज्म अटैक इतना ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है कि सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है कि दो कंट्रीज जो है आपस में लड़ने के लिए तैयार हो ही जाती है। और ऐसा कई बार हुआ भी है। 1999 की जो लड़ाई हुई थी वो भी जो था एक टेररिस्ट इंट्रूशन था, जिसकी वजह से बाद में इंडियन सोल्जर्स को बीच में आना पड़ा, इंडियन सोल्जर्स को पाकिस्तान सोल्जर्स के साथ लड़ना ही पड़ा उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो पहला हम ये पहला इसमें जो आर्ग्यूमेंट होगी वो ये कहेंगे कि हाँ, टेररिज्म की वजह से ही वॉर जो है एग्रीवेट होती है। ठीक है, और इसके 2-3 एग्जाम्पल्स आप पाकिस्तान इंडिया का एग्जाम्पल दे सकते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देंगे कि कई बार जो है नेक्स्ट जो इसके अगेंस्ट में होगा वो ये है कि हम ये कह सकते हैं कि वॉर के बाद ही जो है टेररिज्म जो है, वॉर जब वॉर खत्म होती है तो वॉर के जो अंश होते हैं, जो वॉर की जो चोटें होती हैं, जो रिवेंज होता है, वो कई बार जो है टेररिज्म में कन्वर्ट हो जाती है। कि जब लोगों को लगता है कि भाई इस वॉर में हम कुछ नहीं कर पाए या हम इसमें हार गए, तो कुछ जैसे हिटलर जैसे लोग हो गए या कुछ ऐसे नेगेटिव लोग निकल कर आते हैं जो रिवेंज लेने के लिए छोटे छोटे टेररिस्ट ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह आपको अगेंस्ट और फेवर में इस क्वेश्चन को डिपिक्ट करना है। ठीक है, that is all about the NCERT questions. I hope you have cleared the concept, images or NCERT. If anything is not clear, please write me on Study Khazana. Thank you so much.